आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का 8वीं मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये केमिस्ट्री का 8वीं मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 15 है। ठीक है, अब किसी भी एग्जाम के लिए 15 मॉक टेस्ट बहुत होता है। आप देखिएगा, आप इतना सेट बना लेने के बाद आप देखिएगा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा होगा। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हैलोजन। क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि हैलोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हैलोजन हैलोजन किसको कहते हैं जी? ग्रुप 17 को कहते हैं। ग्रुप 17 के तत्वों का हैलोजन कहते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इसी को हैलोजन कहते हैं। तो कह रहा है कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो सही है, नहीं याद है तो निकाल लेंगे किसी का। ऐसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जहां भी 7 दिया होगा वहीं आपका आंसर होगा। ऑप्शन में 7 दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैलेंसी 1 होती है। कितनी होती है जी? अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में, क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? आवर्त कह रहा है कि आवर्त सारणी में अंतिम सदस्य कौन होता है? ये अंतिम, ये वाला अंतिम पूछ रहा है। बाएं से जब दाएं जाते हैं तो क्या होता है? तो बाएं से दाएं में जो लास्ट ग्रुप होता है वही होता है। तो लास्ट ग्रुप कौन सा पाया जाता है जी? लास्ट ग्रुप पाया जाता है 18। क्या पाया जाता है जी? 18 पाया जाता है। और 18 कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और ये रेडन। निष्क्रिय गैस पाया जाता है। तो इसमें तो जो भी आपको लास्ट में दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो लास्ट में क्या पाया जाएगा? हीलियम पाया जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन में दिया है परमाणु, परमाणु भार और परमाणु संख्या। क्या होगा जी? और बताइए, पिछले सेट में पूछा था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का आधार क्या है? परमाणु भार, और आधुनिक पूछेगा तो परमाणु संख्या। अगर आधुनिक की जगह पर मोस्ले दे दे तभी क्या होगा? परमाणु संख्या होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक की अभिक्रिया नहीं है? कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन उपचायक की अभिक्रिया नहीं है, यानी कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक नहीं है। अच्छा, उपचायक होने के लिए क्या होता है? उपचायक का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का संयोग, ये ना होता जी? ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का कमी, ह्रास भी बोलते हैं इसको। तो अगर जिस एलिमेंट में या जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो या हाइड्रोजन की कमी हो रही हो, उसी को हम बोलते हैं कि उपचयन हो रहा है। तो कौन सा उपचयन नहीं हो? उपचयन की अभिक्रिया नहीं है तो ज्यादा में नहीं होगा, वही होगा। पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन का योग, तो सही बात है, ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन होगा। हाइड्रोजन का निष्कासन, ये भी सही है। धातु तत्वों का निष्कासन, ये ऑक्सीजन का निष्कासन, क्या होगा जी? ऑक्सीजन का निष्कासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी यौगिक के अणु में, क्वेश्चन है कि किसी यौगिक के अणु में एक द्विबंध होने के लिए आवश्यक क्या है? कह रहा है कि किसी यौगिक के अणु में द्विबंध होने का शर्त क्या है? अगर मान लीजिए द्विबंध हो रहा है तो क्यों द्विबंध होगा? इलेक्ट्रॉनों के एक एक युग्मों की साझेदारी से। देखिए, एक युग्म की साझेदारी होगा ना, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा जी? सिंगल बनेगा। डबल बॉन्ड बनने के लिए 2 युग्म चाहिए। कितना युग्म चाहिए? 2 युग्म चाहिए, तब जाकर बनता है। इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्मों की साझेदारी से। तीसरा है प्रोटॉन के एक युग्म की साझेदारी से। चौथा है न्यूट्रॉन का एक युग्म तथा प्रोटॉन के एक युग्म के साझेदारी से। युग्म का मतलब पेयर होता है जी। आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म के साझेदारी से, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सही जी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ताप, क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि ताप एवं दाब की समान अवस्था पर, कह रहा है कि दोनों समान है जी। ताप एवं दाब की समान अवस्था में एक ही सचित्र बर्तन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण के गतियों का अनुपात क्या?
आपको ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का संकेत O2 और हाइड्रोजन का संकेत H2 कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान है सॉरी ऊपर ऑक्सीजन का मिश्रण है, नीचे हाइड्रोजन का है, तो ऊपर द्रव्यमान किसका होगा, हाइड्रोजन का, और नीचे किसका होगा, बोले कोई दिक्कत, ठीक है। तो रूट अंडर, बताइए ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक, हाइड्रोजन का होता है एक, लेकिन H2 है तो कितना हो जाएगा, 2। और बताइए ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन O2 है तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा जी। तो ये हो गया 32, कटेगा तो कितना हो गया 16, यानी कि 1/16 रूट अंडर। तो 1 का 1 का 16 का 4। तो बताइए कितना रेशियो होगा जी, 1 रेशियो कितना हुआ, 1:4 हुआ। तो बताओ इसके आंसर क्या होगा जी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन जो होता है उसी चैप्टर का है जो इसके पहले में जो क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या आ रहा है जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, कह रहा है किसी गैस का 27 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पे जी, 27 डिग्री सेल्सियस पे आयतन इतना है, दाब को स्थिर रखते हुए उस गैस का तापमान 100 इतना डिग्री पे कितना होगा आपको बताना, ठीक है। तो देखो ताप और दाब दोनों यहाँ पे दाब क्या कर रहा है, नियत कर रहा है। अच्छा बताओ क्या दिया है, टेम्परेचर T1 कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसको केल्विन में बदल दें, 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ताप हमेशा केल्विन में ही होगा, ठीक है। और इस स्पेस का आयतन कितना दिया है, 300 ml दिया है। अब देखो T2 कितना है जी, 127 डिग्री सेल्सियस। तो 127 का प्लस कितना 273, 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 3 आए 4, 4 से केल्विन हो जाएगा। तो कह रहा आयतन क्या होगा, बताओ। जब दाब स्थिर रहता है तो फॉर्मूला यहाँ पे चार्ज का लागू होता है, क्या लागू होता है जी, क्योंकि यहाँ पे P क्या है, नियत है। तो चार्ज क्या लिखेंगे, फ्रॉम चार्ज लॉ। चार्ज लॉ क्या कहता है जी, क्या कहता है, ठीक है, कहता है कि V1 T1 इक्वल टू V2, यही कहता है, ठीक है। तो बताओ आपको क्या निकालना है, आपको आपको V2 निकालना है ना। तो V2 बराबर क्या होगा, V1 T2 बाई T1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो बताओ V1 कितना है जी, 300, और T2 कितना है 400, और T1 कितना है 300। ये क्या जी, V1 300 दिया है, चलिए। तो 300 से 300 क्या हुआ, कट गया। तो बताइए V2 कितना हो गया, 400, कितना हो जाएगा जी, 400 ml हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चैप्टर हम लोग पढ़े हुए हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, देखिए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, कितना है जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 282 है, यानी पीसी दिया हुआ है 282। कह रहा बताओ यह तत्व कौन सा होगा। देखिए किसी भी तत्व को पहचानने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो क्या होता है, धातु होगा, क्या धातु होगा कि मिश्र धातु होगी, धातु होगी कि हैलोजन होगा, कौन होगा। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वह एलिमेंट क्या होता है, मेटल होता है, यानी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेटल। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है जी, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है तथा परमाणु संख्या 11, कितना है जी 11 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, देखो द्रव्यमान दिया है 23 और परमाणु संख्या दिया है 11।
तो देखो जब भी कोई एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, तो परमाणु संख्या जो होता है किसके बराबर होता है? ठीक है, तो बताओ कितना हो गया? ठीक है। आज जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होगा? ये भी कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन कितना निकला? प्रोटॉन कितना निकला? अब आपको न्यूट्रॉन निकालना, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-, ए का वैल्यू कितना दिया देखो तो 23 और ये कितना होगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना आया? 11, प्रोटॉन कितना आया? 11 और न्यूट्रॉन कितना आया? 11 11 12 नहीं दिया? 11 11 12 जो दिया होगा वही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बोले अच्छा, पहले दिया इलेक्ट्रॉन, तब दिया न्यूट्रॉन, तब दिया देखिए बड़ा ट्विस्ट कर दिया, तू जानता है कि बच्चा ऐसे नहीं सोचेगा। अब आपको भरना है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तो थोड़ा सा लिस्ट ले लिया। 11 12 और कितना? 11 12 बड़ा शानदार किया, बहुत अच्छा किया। कितना हो जाएगा? 11 12 ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ए ना बी ना सी ना डी। अगला ये क्वेश्चन पिछला अति में था जी, ठीक है, इसका आंसर भी आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लेंगे। तो अब जब कर रहा है का अभिक्रिया दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसे गर्म किया जा रहा है तो भाग में क्या हो रहा है? टूटना। पर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? थोड़ा सा बदला, पिछले में कार्बन डाइऑक्साइड दिया था, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रही है। देखिए CaCO3 और क्या है? CaO प्लस CO। अच्छा बताइए इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कितना आएगा? 100। और कैल्शियम ऑक्साइड का निकालेंगे तो कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना होगा? 56। तो कह बताओ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा? कितना ग्राम? तो बताओ तो 100 ग्राम CaCO3 से प्राप्त CaO कितना जी? 56। इस स्थिति पे 1 ग्राम होगा तो कितना होगा जी? 56 बटा, इसलिए 100 ग्राम 56 बटा 100 गुणे 100 कट गया है, कितना आ जाएगा? आपका आंसर होगा 56 ग्राम। ठीक है, तो बताइए कट दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन से हैं? आपको बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन से हैं। मैंने कहा रहा है कि हाइड्रोजन में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो पहले हाइड्रोजन के बारे में देख लीजिए। अच्छा बताओ इसके अंदर क्या होगा? बताओ क्या होगा, कैसे बनेगा? बोला जाए तो देखिए हम लोग तरीके का ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन में एक और एक होता है, ठीक है, परमाणु संख्या भी एक, प्रोटॉन भी एक, न्यूट्रॉन भी सॉरी इलेक्ट्रॉन भी एक, और द्रव्यमान कितना? एक, ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना? एक में से एक गया 0। अच्छा बताओ मौलिक कण कह रहा, आपको मौलिक कण सुबह पढ़ा रहे ना? 11 में मौलिक कण नहीं पढ़ा, बताने है जी। मौलिक कण कौन कौन होता है? सब मौलिक कण है क्या? सब मौलिक कण है? तो ये मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या ये होता है। तो देखो क्या से हमारा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर प्रोटॉन है, हाँ न्यूट्रॉन है। बताओ उसमें क्या क्या है? तो देखो इलेक्ट्रॉन एक है और प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन एक है नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या जैसे? बताओ कौन होगा? ऑप्शन डी। बताओ 11 का टॉपिक हमारा, और ऐसे भी थ्योरी भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये भी 11th का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1 मोल सिल्वर में परमाणु की संख्या क्या होगी? देखिए जब यहाँ पे मोल लग गया
तो चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो सोना हो, गोल्ड हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर 1 मोल में पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या तो बताएंगे 6.0। समझ में आ रहा है? तो इतना ही होता है 1 मोल में। तो बताओ इसका आंसर क्या है? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? कल ही आया भी था जी उर्वरक वाला क्वेश्चन। नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक में प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम सल्फेट की ट्राई नाइट्रोटॉल्यूल। बताओ क्या होता है इसका? तो भी बॉम्ब में करते हैं। आंसर क्या होगा जी? अमोनियम। अमोनियम सल्फेट का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक है? ये भी करता है। एरोमेटिक क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड से एरोमेटिक नहीं होता है। एरोमेटिक होता है डबल बॉन्ड के साथ साथ ये रिंग के रूप में पाया जाए। किस रूप में पाया जाए? आप यूं समझिए कि रिंग के रूप में पाया जाए। ठीक, एरोमेटिक। तो बताओ क्या होगा जी? एथिलीन, बेंजीन, एथिलीन, मीथेन। क्या होगा? बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है, मतलब कैसे बनाया? हेक्सीन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन माने जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ब्यूटेन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन, अल्कोहल। तो सबसे आगे से क्या है? ब्यू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये है CH4, C2H6, ये और ये। तो देखो इसको कहते हैं मीथेन, यानी एल्केन समूह है। कौन समूह है? ठीक है। ये भी देखो, ये भी एल्केन है। दुगुना से दो ज्यादा हाइड्रोजन। C3H4 और ये ई है एल्कीन। क्या जी? तो बच बन गया। ठीक है, 3 दूना 6। अब 6 से भी दो कम है तो यानी क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? साइक्लोपेरोपीन प्रोपीन होगा, खाली प्रोपीन नहीं होगा। हाँ जी, ये कल क्वेश्चन आया था। कल कठोर जल में किसकी उपस्थिति होती है? कल पूछा था अस्थायी कठोरता, और ये पूछा है कठोर जल। ये बहुत पहले भी आ चुका है। कठोर जल में किसकी उपस्थिति कारण होती है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, लौह लवण की फास्फेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या बाइसल्फेट या फिर क्लोराइड भी। ठीक है ना? ये नहीं पूछ रहा है कौन सी कठोरता। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताना है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 2 से कम कि 0 कि 10 कि 7? कितना होगा जी? कि 0 होगा। अगला देखिएगा, अग्निशामक की बात हो रही है। ठीक है, अग्निशामक की बात हो रही है तो सोडा अम्ल है। क्या आप जानते हैं कि अग्निशामक पर सोडा अम्ल ही भरा जाता है। एक सोडा होता है और क्या होता है? अम्ल। अम्ल में क्या होता है? H2SO4। और सोडा में क्या होता है? NaHCO। कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, अमोनिया की हाइड्रोजन। एक और ऑप्शन इसमें देना चाहिए जो नहीं दिया है। एक और ऑप्शन कर देते हैं CO2। क्या होगा जी? CO2 ही होगा। ठीक है, उससे क्या निकलता है? CO2 गैस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण तांबे में नहीं पाया जाता है? तांबा। तांबा को क्या कहते हैं जी? कॉपर। या चमकीली धात्विक। ठीक है, इसके चादरों को पीटा जा सकता है, इसमें तार खींचा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। पर क्या नहीं पाया जाता? बताइए, तांबा में क्या नहीं पाया जाता? ठीक है, क्या होगा जी? देखिए तांबा का तार बनता है,
तो ये तो होगा नहीं। कौन नहीं होता तो ये होता तो गलती है, यह सुचालक होता है ये भी गलती है। इसको चादरों में पीटा जा सकता है ये भी सही है। यह चमकीली धात्विक धूती प्रदर्शित करती है, धात्विक चमक लिखना चाहिए। तब बताओ तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण तांबे में नहीं पाया जाता? लिख देंगे इनमें से कोई, इनमें से अगला क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील में लोहा के अलावा क्या पाया जाता है? कल ही पढ़ा था जी, आप लोग मिश्र धातु जरूर याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आएगा मिश्र धातु से। तो कह रहा है कि बताओ लोहा के अलावा क्या पाया जाता है? क्रोमियम और निकेल, एल्युमिनियम और तांबा, मात्र कार्बन के इतना क्या पाया जाता है जी? क्रोमियम और निकेल। तो बताते ना कि लोहा होता है, फिर क्या होता है? क्रोमियम होता है, निकेल होता है, थोड़ा सा मात्रा में मैग्नीज भी होता है, हल्का मात्रा। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कल आया था जी, ठीक है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? फिटकिरी, फिटकिरी भाई मिश्र धातु की एक कंपाउंड है। K2SO4 L 2SO4 H2O क्या होता है जी? K2SO4 L2SO4 के 5 कॉपर और जी को होता है पीतल में। स्टेनलेस स्टील में भी आता है जी, लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम भी कुछ होता है। हाँ ड्यूरेलियम ये कल था जी, इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम। क्या होता है जी? एल्युमिनियम के अलावा क्या होता है? क्या एमएन होता है, और क्या होता है? इसको बताओ क्या होता है, तुम्हें बताएगा क्योंकि कभी गलत है, कभी पूछा था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा? ड्यूरेलियम। बताओ क्या किसका नकल होता है? अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट, कल भी क्वेश्चन था जी, तरीका बदला हुआ है जी, ठीक है। क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसका एल्यूमिनेट होता है? कैल्शियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का? क्या होता है जी? 54। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि Na बिलियन है, कौन सा बिलियन है जी? इसका मोलारिटी कितना दिया है? 10 के पावर माइनस सांद्रण दिया है। क्या दिया जी? मोलारिटी का मतलब सांद्रण। तो कह रहा है इसका पीएच बन क्या होगा? बताओ, तुम्हें समझ जाएगा? आसान, बताओ बताओ, बन जाएगा? बन जाएगा, बताइए। देखो OH है, NaOH है, तो इसमें जो सांद्रता दिया है मोलारिटी किसका दिया है? OH 10 के पावर माइनस। तो सबसे पहले हम pH प्लस से निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो फार्मूला क्या होगा? 10 के पावर माइनस 14 बटा OH। 10 के पावर माइनस 14, 10 के पावर 1, तो 10 के पावर माइनस 14 प्लस 1 जगह तुम्हारा प्लस हो जाएगा ना, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? माइनस 13। तो बताओ पीएच वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? माइनस लॉग, क्योंकि हम पीएच में एच का निकाल रहे हैं ना। बताइए है कि नहीं? अगर एक रहता है ना तो अधिकतर लड़का एक के मार, तो याद रखिएगा, एक बनाते समय ध्यान दीजिएगा, H है क्यों हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? पढ़ा दिए हैं भाई, 11th में चला आता है, इस चैप्टर में चला आ रहा है। किसी बिलियन के 1 लीटर, ध्यान दीजिएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर में विद्यमान विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं कि मोलारिटी कहते हैं कि मोलालिटी कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं। अरे भाई किसी बिलियन के 1 लीटर में आयतन की बात कर रहा है और इसमें क्या जुड़ा है? विलय के मोलों की संख्या, इसको क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परिभाषा याद रहो बाबू। एक अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन की दहन से कितना ऊष्मा प्राप्त होता है? कितना ऊष्मा प्राप्त होता है जी? कार्बन को जला रहे हैं, कार्बन है, इसको जलाइएगा तो भाई CO2 प्राप्त होगा, और कितना ऊष्मा प्राप्त होगा? 395 किलो जूल प्रति मोल।
तो कह रहा है कि बताइए कि शुद्ध कार्बन के अगर 1 केजी को जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड को जलाए, तो बताइए कितना जो होता है उसमें उपलब्ध होगा, बता देंगे। अच्छा बताओ, बात इसकी हो रही है, बात इसकी हो रही है, तो बताओ ये कितना ग्राम, 1 मोल है, 1 मोल माना कितना, 12 ग्राम। अच्छा बताओ 12 ग्राम से प्राप्त ऊष्मा, प्राप्त कितना, 300, अगर 1 ग्राम होता तो 395 बता 12, इसलिए कितना, 1 केजी, 1 केजी बोले तो 1000, तो 395 बटा 12 कितना, आप भाग लगा लीजिएगा और इसको पूरा कटाइएगा, तो कटाने के बाद आएगा कितना आएगा, आएगा 392, 329, 329, 16 आएगा किलो में, जब इसको बदलेंगे तो 329.16 किलो। ऑप्शन आपके क्या सही होगा, आप हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको देखना भी नहीं है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा इसके अंदर। क्या होगा जी, कह रहा है कि सहसंयोजकता में क्या होता है, सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है कि इलेक्ट्रॉनों की बराबरी साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की बराबरी साझेदारी होती है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण न होता है, ना ही साझेदारी होती है, कि इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। बताइए सहसंयोजकता कोवैलेंसी में क्या होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी कौन कौन है बताइए, सबसे भारी कौन, मेसॉन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी कौन, कौन होगा जी, सबसे भारी इसमें कौन होगा, सबसे भारी इसमें होगा क्या, क्या होगा, ठीक है, सबसे भारी होता है, ठीक है। मेसॉन तो होता बीच वाला कौन है, पढ़ा ना 11th में, अभी 11th में चल ही रहा है, बीच वाला कौन होता है, हाइड्रोजन होगा, नहीं प्रोटॉन होता है, लेकिन भी बीच वाला में आता, सबसे भारी कौन होगा, प्रोटॉन से भी ज्यादा मास होता है इसका, तो इसके आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का 15 सेट समाप्त हो गया। फिजिक्स का तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के कम से कम 15 समाप्त कर दिए। क्या क्या अंतर भी गए, चलिए अच्छा अच्छा। क्लोरोफॉर्म, सर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या, ऑप्शन कुछ लोग इन लोगों को तो आना है, ऑप्शन क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला में से कौन नहीं होगा, क्या होगा, CH इसको क्लियर, ऑप्शन नंबर, तो CHCl3। देखिए 15 सेट बना लिए हैं, कम से कम केमिस्ट्री में आप लोग करके जाओगे, अगर ये 15 सेट भी अगर कुछ नहीं पढ़ते, इसी को पढ़ कर जाते हो ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा हुआ आ जाएगा या पैटर्न सेम रहेगा, तो पढ़ कर जाइए। एक देखिए सुन लीजिए ना, एक चीज और आपको पढ़ाना है हमको, प्रॉमिस भी है कि आप लोग को पढ़ाना है, और उसका हमें पीरियोडिक, तो ये खत्म हो गया तो कल पीरियोडिक टेबल चल जाएगा, ठीक। और उसके बाद तारीख हो जाएगा 29, यानी कल क्या हो जाएगा 29, और आप लोग को जाना कहिए रहेगा 31 को एग्जाम है ना, शनिवार को जाना है, आराम से इत्मीनान से जाइए। इस बार होता है तो वो भला, नहीं होता है तो अगले बार हम बहुत से पढ़ेंगे। एक बार टेक्निकल भी आना बहुत कुछ गड़बड़ था, धीरे धीरे सही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप कल पीरियोडिक टेबल के साथ।